जी हेलो फ्रेंड्स। जिस तरह आपको कल मैंने बताया था कि आज बात होगी मेजर गौरव आर्या और कमर चीमा साहब के साथ, और टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस हुए थे कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उस हवाले से, और ओवरऑल जो रीजन्स में इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से भी बात होगी। तो मेजर गौरव आर्या साहब और कमर चीमा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जी दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया और टाइम दिया। जी मेजर साहब, आपसे मैं शुरू करता हूं। पहले तो मैं आपको, भारतीय सेना को और पूरी जो भारतीय कौम है, पूरी इंडियन नेशन को मुबारकबाद दूंगा कि कल आप लोगों ने एक खतरनाक कबूतर पकड़ा है पाकिस्तान का। तो पहले तो मेरी तरफ से आप मुबारकबाद ले लें और उसके बाद फिर मैं आगे क्वेश्चन करता हूं आपसे। क्वेश्चन ये है कि मेजर साहब के पिछले दिनों हमने देखा कि इंडिया और चाइना का लद्दाख में जो एपिसोड हुआ वो हमने देखा, और अभी भी वो एपिसोड चल रहा है। चाइनीज जो आर्मी है वो कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक उधर उन एरियाज में आ गई है जिनको इंडिया क्लेम करता है। ना सिर्फ वो आए जी हैं थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, उसके साथ उनका इक्विपमेंट, ट्रक्स, टेंट्स और इवन के वो बंकर्स भी वहां पे बना रहे हैं। तो एक तरफ तो अगर हमारे किसी प्रेमी का कबूतर भी जाए तो आप लोग पकड़ लेते हैं, दूसरी तरफ चाइनीज पूरी बारात लेके आए हुए हैं, उनको आप लोग कुछ भी नहीं कह रहे। जी अतः सब पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इनवाइट करा मुझे। जहां तक प्रेमी का कबूतर, आप इंटरनेट दें पाकिस्तान में कि वो ईमेल करे अपनी माशूका को, कहाँ कबूतर भेज रहा है पुराने लैला मजनू के जमाने का। अच्छा, दूसरी बात यह ना कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइनीज आए हैं इंडिया में, पर इसको ना थोड़ा सा हमें एक कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हजारों आए हैं और उन्होंने ट्रक भी ले आए और उन्होंने शॉपिंग मॉल बना दिया, ऐसा नहीं। क्या चाइनीज आए हैं इंडिया में? दैट इज करेक्ट। चाइनीज आर्मी की बात कर रहा हूँ, पीएलए की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना सब, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि पाकिस्तान के साथ है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ है, परसेप्शनल है। मैं इसमें रहा हूं पोस्टेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, इस एरिया में नहीं, दूसरे एरिया में, लाहौल स्पीति साइड में मैं पोस्टेड रहा हूं। हम भी चाइना कई बार गए हैं, मतलब वी हैव गॉन, आई मस्ट हैव गॉन, मैं दर्जनों बार गया हूं चाइना अंदर घुस के। और मैंने बताया भी था किसी को कि जब मैं गया था तो जब वो आते हैं तो हम उनको ड्राई फ्रूट दे देते हैं, उनको पिस्ते बादाम बड़े पसंद है। और मुझे उन्होंने कंडेंस मिल्क दिया था और एक चाइनीज आर्मी की जैकेट दी थी, वो ले ली किसी ने, पता नहीं किसने। तो 1967 के बाद, 1967 लगभग 55 साल हो गए, यहाँ पे एक भी गोली फायर नहीं हुई। ये जानना जरूरी है। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है अतर साहब, ये परसेप्शनल है। हम मानते हैं कि हमारा एरिया कुछ चाइना के पास है, चाइना मानता है, उसका ये परसेप्शन है कि हमारा एरिया, तो एक एक मैकेनिज्म है वहां पे सॉर्ट आउट करने का। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, पता नहीं आपने देखा होगा कि एक इंडियन लेफ्टिनेंट गया था, वो हाथापाई करके अपने 20-30 जवान लेके चला गया चाइना के अंदर, 3-4 किलोमीटर अंदर, और वहां पे हाथापाई करके 1-2 दिन के बाद वापस आ गया। उसके पहले भी आपने सुना था कि ईस्ट लद्दाख में 4 महीने पहले ऐसा हुआ था कि पूरे 100 लोग चले गए थे इंडिया के वहां पे, और 2 दिन। ये होता रहता है। ये मतलब आप लोगों को, आज आप कह रहे हैं ना चाइनीज आर्मी आ गई, ये चाइनीज आर्मी 67 के बाद और इंडियन आर्मी 67 के बाद हर दूसरे दिन एक दूसरे के पास जाते रहते हैं। मैं किसी की बात पे भरोसा करने की बात नहीं कर रहा, मैं खुद आपको, सबके सामने आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं खुद दर्जनों बार चाइना के अंदर जा चुका हूं। ये दिस इज वेरी वेरी कॉमन, ये बड़ा कॉमन है। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई इशू है। ये परसेप्शनल एलएसी हमें समझना पड़ेगा। एलओसी से हम लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा, चीमा साहब, मैं आपसे पूछूंगा, उससे पहले सब जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप में से भी कोई भी इंडिया से या पाकिस्तान से या कहीं से भी अगर आप देख रहे हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन मेजर गौरव आर्या से या कमर चीमा साहब से, जिससे भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख दें। ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, हर किसी को तो शामिल नहीं किया जा सकता, जो प्रोमिनेंट होगा, सामने नजर आएगा, उसको मैं शामिल कर लूंगा। अच्छा चीमा साहब, मेजर साहब ने कहा है कि ये तो एक आम सी बात है, रूटीन मैटर है, और पाकिस्तानी जो है वो खामखा खुश हो रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि मेजर गौरव आर्या जो है वो नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पॉपुलर जो है वो इस वक्त बंदे बने हुए हैं, और मुझे यकीन है कि कल को इन्होंने इलेक्शन लड़ लेना है और एक पार्टी भी बना लेनी है, और ये कहीं वजीर आजम, इंटीरियर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट इनके लिए बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है। और अगर ये ना भी इलेक्शन लड़ने चाहे तो बीजेपी ने इनको खड़ा कर देना, जितनी इनकी फैन फॉलोइंग है। चले, ये तो ऑन लाइटर नोट था। दूसरी बात ये है कि जो मेजर साहब बात कर रहे हैं, देखिए कुछ चीजें होती हैं टेक्निकल लेवल पे, कुछ स्ट्रेटेजिक लेवल पे चीजें हो रही हैं। ये सारी बॉर्डर पे इधर होना, छोटे मोटे ये चलते रहते हैं, उधर से चाइनीज आ गए, इधर से इंडियन आ गए,
मैं जो थोड़ी समझ रखता हूँ चीजों की, वो थोड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल की है। वो ऊपर देखना है कि ऊपर लेवल पे हो क्या रहा है बेसिकली। देखिए स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक परसेप्शन ये बन रही है कि बेसिकली जो मगरब है, अमेरिका जो है, वो चाहता है कि हम इंडिया को प्रॉप अप करें इस रीजन में चाइनीज का मुकाबला करने के लिए। अब उसमें देखें कि इन्होंने बनाया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इन्होंने बनाया ताकि जी हम एक खिते में एक अपना बनाए। फिर मैं देख रहा था कि जो इंडियन अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी हैं जनरल मैटिस, पहले जो थे ट्रम्प पैसिफिक कहना शुरू कर दिया। मैं हाल ही में पेरिस गया था एक कॉन्फ्रेंस में इसी मार्च में, तो उधर भी मैंने एक वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो दैट वाज बेसिकली ऑन इंडो पैसिफिक, जिसमें जो फ्रेंच है वो अपने जो यहाँ पे उनकी टेरिटरीज हैं, उन्हें कहते हैं वो फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज कहते हैं, वो वहां पे एक्टिव हैं और बेसिकली सब चाइनीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। इंडिया क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है, एक मेजर रीजनल प्लेयर है, तो इसलिए वो समझते हैं कि क्यों ना हम इंडिया को प्रॉप अप करें। अब हो ये रहा है कि इंडिया को वो अफगानिस्तान में भी यूज करना चाहते हैं, इंडिया को उन्होंने चाइना के मुकाबले में भी लाके खड़ा कर दिया है। इंडिया भले एक रीजनल प्लेयर, बड़ा तगड़ा रीजनल प्लेयर है, जो बात माननी पड़ेगी, लेकिन इंडिया की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जितना मगरब इसके ऊपर जोर डाल रहा है, या जितना इनको वो समझते हैं कि ये खड़े हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इंडिया का डिफेंस बजट आप देखें तकरीबन 60-65 अरब डॉलर है, अब चाइनीज तकरीबन 170-75-80 अरब डॉलर पे पहुंचे हुए हैं। किस खिते में अगर आप सारा देखें, अब इंडिया और चाइना की बायलैटरल ट्रेड भी अबाउट $100 बिलियन है। अब आप देखें कि वो एक बड़ी फेमस चाइनीज यू डू नॉट, आप जो है ना क्या उसे बोलते हैं, सिंपली होता है डू नॉट, जो फ्रेंड्स होते हैं आप उनको आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज जो है, सॉरी, जो कस्टमर होता है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया जो है एज ए कस्टमर, सो हमें इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए कि इंडिया को प्रॉपर किया जा रहा है लेकिन इंडिया की कैपेबिलिटी नहीं है। और ये जो कुछ चाइनीज के मिसाल के तौर पे जब अभिनंदन का जहाज गिरा पाकिस्तान में, तो मुझे याद है एक न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी के, और बल्कि मैं कुछ अमेरिकन से मिला भी इधर इस्लामाबाद में भी और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से मिलते रहते हैं, उन्होंने कहा कि जो इंडियन आर्मी के साथ हुआ ये जो जहाज गिरा है, इसका बेसिकली नुकसान अमेरिकन इंटरेस्ट को हो रहा है कि जिस इंडिया को प्रॉप अप किया जा रहा है चाइना के मुकाबले में, वो इंडियन आर्मी तो पाकिस्तान के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती। तो एक विंटेज मिलिट्री का एक वर्ड यूज किया गया। सो अब देखना यह है कि सारे प्रोसेस के अंदर इंडिया तगड़ा प्लेयर है, लेकिन इंडिया की इतनी ताकत नहीं है कि वो खिते में पाकिस्तान के साथ भी लड़ सके और चाइना के साथ भी वो एक अच्छा, मैं मेजर साहब की तरफ आऊंगा। मेजर साहब, कमर चीमा साहब ने कहा है कि एक तरफ से तो वेस्ट आपको प्रॉप अप कर रहा है, हाँ, जिसे उर्दू में या पंजाबी में इधर कहते हैं हलाशेरी दे रहा है कि ये करो वो करो। उसी वजह से लगता है ऐसा है कि जो खिते में डिफरेंट कंट्रीज हैं, आप लोगों के ताल्लुकात उनके साथ खराब होते जा रहे हैं। चाइना का हमने जिक्र किया, आपने भी उस हवाले से बात की। नेपाल वो कंट्री जिसका उन्होंने बॉर्डर भी खोला हुआ है आपके साथ, और 60s में जब चाइना की वॉर हुई तो कुछ एरियाज में इंडियन आर्मी को कैंप्स खोलने की नेपाल ने इजाजत भी दी। अब मोदी सरकार ने यह किया है कि उस नेपाल की जो टेरिटरी है उसी पे कब्जा करने के चक्कर में वो लग गए हैं, सो मच सो कि नेपाल को एक नया पॉलिटिकल मैप जारी करना पड़ा। तो इंडिया क्या इस तरह आइसोलेशन का शिकार नहीं हो जाएगा पूरे रीजन में? देखिए, दो चीजें हैं सब। पहली बात तो जो कमर चीमा साहब ने बोली ना कि वेस्ट प्रॉप अप कर रहा है, ये बात आधी सही है आधी गलत है। वेस्ट कोशिश कर रहा है प्रॉप अप करने की, और हम शुरू से नॉन अलाइंड थे। जब हमारे पास, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, लेट्स हैव अ फ्रैंक एंड ओपन डिस्कशन, खुला बोलते हैं, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, जब इंडिया गरीब मुल्क था, तब भी हम लोग नॉन अलाइंड थे। खूब कोशिश करी सोवियत रशिया ने कि यहाँ पे बेसिस बना ले, ये कर ले वो कर ले, लेकिन सोवियत रशिया नहीं बना पाया यहाँ पे बेसिस। जबकि हमारी पूरी इकोनॉमी एक टाइम पे ज्यादातर सोवियत रशिया के काइंड में एक्सचेंज करते थे, हम गेहूं बेचते थे उनको। इंडिया का बहुत इकोनॉमी के हिसाब से 60-70s में बहुत बुरा हाल था, फिर 90s में बहुत बुरा हाल हुआ, उसके बाद पिकअप करना शुरू करा। दूसरी चीज है कि जो चीमा साहब ने बोला ना कि इंडिया का वो कैपेबिलिटी नहीं है कि चाइना को वो वो कर दे, हरा दे। काफी हद तक चीमा साहब सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, लेकिन हम हर रोज अपनी कैपेबिलिटी बिल्डअप कर रहे हैं, राइट? कैपेबिलिटी बिल्डिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं।
हमारे राफेल्स आ रहे हैं, हमारे F-21 की डील का अनाउंसमेंट हो सकता है, आप सुन लें। और नेवी में हमारे करीब 35-36 न्यू शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। तो ये सब हो रहा। अच्छा, ये ना जेस्टेशन पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है जी, इसमें ना टाइम लग जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में ही 10 साल लग जाते हैं, 12 साल लग जाते हैं। ट्रायल्स करने के बाद 12 साल के बाद ही वो इफेक्टिव हो पाता है। तो ये सब हम कर रहे हैं। अपना जो तेजस है उसकी एक दूसरी स्क्वाड्रन हमने खड़ी कर दी है। तो ये सब हो रहा है, न्यू कोर्स रेज हो रहे हैं, इन सब में टाइम लगेगा। पहली दूसरी बात, तीसरी चीज ये है ना कि ये जो हम लोग कहते हैं कि नेपाल वाली जो बात करी आपने, नेपाल में जो ओली सरकार है, मैं आपको नेपाल का थोड़ा सा बता दूं। नेपाल एक जमाने में इट वाज द ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म था। और ये अकेला ऐसा मुल्क है, वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में, जिसने खुद ये फैसला करा कि हम खुद सेक्युलर बनेंगे। इसका ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म था। और जो राजा था इसका नेपाल का, जिसको कहते थे श्रीपांच वीरेंद्र वीर विक्रम सादेव, वो जो था, ही वाज सपोज टू बी द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु भगवान का उनको अवतार मानते थे वहां के लोग। अभी भी बड़ी इज्जत है राजा की वहां पे। तो इंडिया का हमारा बॉर्डर खुला हुआ है, आपको पासपोर्ट वीजा नहीं चाहिए नेपाल जाने के लिए, हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये बात है। ये जो प्रचंडा था, जो पहले उनका पीएम था, अभी ओली है, ओली सरकार है, ये लोग कम्युनिस्ट लोग हैं, इनकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की है। तो ये मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ ये सरकार की बात ना करें। आप तो नेपाल की बात कर रहे हैं, मैं आपको इंडिया की बात बता रहा हूं। इंडिया में जो कम्युनिस्ट्स हैं, ठीक है ना, इंडिया के जो कम्युनिस्ट है वो तो चाइना की बात करते हैं। एक चीफ मिनिस्टर था केरला में, जिसने 1962 वॉर का हवाला आपने दिया था अभी। 1962 वॉर में उसने बोला था कि मैं ब्लड डोनेशन करूंगा चाइनीज सोल्जर्स के लिए केरला में। चीफ मिनिस्टर था। फिर लोगों ने उसको, केरला के लोगों ने काफी उसको, जिसको पंजाबी में कहते हैं फेटियां छटियां लगाए, उसको दूरदार करा, कह रहा क्या बकवास कर रहे हो यहाँ पे। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी कम्युनिस्ट होगा ना, कम्युनिस्ट की लॉयल्टी कभी अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए नहीं होगी। वही नेपाल में चल रहा है। लिपुलेख का जो मामला है, ठीक है, लिपुलेख में तो हमारा, लिपुलेख में पंचायत है हमारी, लोग हैं वहां पे, बस रहे हैं वहां पे हमारी। देखिए, ये चाइना के कहने पे नेपाल की 90% इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी है। वहां पे बिजनेसमैन कौन कौन है आप देखिए, वहां का सबसे अमीर तरीन आदमी कौन है, वो आते हैं। कितने नेपाली इंडियन आर्मी में हैं, कितने। और हमारा जो श्री राम कहते हैं ना हम लोग, जिनको हमारे भगवान हैं, उनकी जो पत्नी थी सीता माँ, सीता माँ नेपाल, वो तराई वाला एरिया नेपाल में जो है, वहां की थी। पशुपतिनाथ जो शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर है, मतलब हमारे लिए बहुत पूजनीय है, वो मंदिर जो है वो काठमांडू में, मैं गया हूं दर्शन के लिए, मैं गया था। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये सरकार जो है कभी ना कभी गिरेगी। ओली की सरकार गिरेगी। अगर नहीं गिरेगी तो गिर जाएगी कुछ समय के बाद, और जब गिर जाएगी फिर वापस आ जाएंगे। तो मैं कहता हूं जो कालचक्र है, जिसको हम लोग हिंदी, आई डोंट नो कालचक्र कैसे उर्दू में समझाऊं, जो मैं कहता हूं जो समय का पहिया है, जो समय का पहिया है, समय का पहिया घूमेगा। आज ओली साहब कर रहे हैं अपनी जो कर रहे हैं, कल कोई और करेगा वहां पे, ये घूमता रहेगा। तो मुझे लगता है कि कंसर्न की बात है अतर जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंसर्न की बात नहीं है, कंसर्न की बात है, बढ़िया मैनेजेबल कंसर्न हो जाएंगे मैनेज। अच्छा, नहीं, मैं आपसे अगर ब्रीफली आप मुझे बता सके, आपने बताया कि नेपाल के साथ कितने हिस्टोरिक रिलेशंस है आपके, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने पूछा था कि एक कंट्री जो इस हद तक आपके साथ गया हो, उसका बॉर्डर भी ना हो, उसकी इकोनॉमी भी आपके ऊपर रिलाई करती है, जिस तरह आप कह रहे थे, उसके बावजूद वहां पे इतनी रिजेंटमेंट पैदा हुई। आप नहीं समझते कि जो जिसको उर्दू में कहते हैं नामाकूल, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि इररिस्पॉन्सिबल टाइप का जो रवैया है मोदी सरकार का, बुली करने का, लोगों के ऊपर अपनी मर्जी थोपने का, और वो कि ये आपको पता है जो रोड बनाने की बात हो रही है वो सारी पिलग्रिम्स के लिए बात हो रही है कि पिलग्रिम्स जो इंडिया से जाते हैं उनको आसानी हो। तो जब वो सारी उनकी थिंकिंग मजहब के ऊपर बेस्ड होगी और उसके ऊपर बेस्ड वो इस तरह के चीजें करेंगे, तो वो अपने आप को और अपनी कंट्री को एलिनेट नहीं करेंगे? अतर साहब, हमारे जो रिलेशनशिप है ना नेपाल में, इकोनॉमी तो छोटी बात है, हमारा बेसिक रिश्ता उनके साथ रिलीजन का है। जैसे आपका सऊदी अरेबिया के साथ बेसिक रिश्ता जो, ठीक है, आप लोग सऊदी में जाके काम करते हैं, सऊदी पाकिस्तान आते हैं, राइट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लोग समझ लें। हमारा जो असली पुराना रिश्ता नेपाल के साथ है, मजहब का है, वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ये जो आप रोड की बात कर रहे हैं, ये सब है, ठीक है ना, ये कभी ऊंच नीच हो जाती है रिलेशंस में, राइट। आप ये देखें कि अभी एक डिप आया है, और डिप आया है, ये बात तो चीमा साहब भी मानेंगे, आप भी मानेंगे कि डिप आया है। क्या रिलेशंस नेपाल के साथ परफेक्ट है? नहीं है।
क्या इसमें सुधार का स्कोप है? बहुत सुधार का स्कोप है, लेकिन वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू हैं, थोड़ा हम आगे चलेंगे, थोड़ा हम आगे मिलेंगे, हाथ मिला लेंगे, हो जाएगा ठीक ठाक। हो जाता है, भाइयों में हो जाती है, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है। चीमा साहब के साथ तो मेरी हर रोज होती है टीवी पे, फिर भी देखिए प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, हो जाएगा। देखिए नेपाली सबसे बड़ी चीज, हमारा शिव जी का मंदिर नेपाल में है, राइट, और हमारे रिलेशंस नेपाल से 10,000 साल तक हैं, मतलब उस टाइम से हैं हमारे नेपाल के साथ रिलेशंस। हमारे रिलीजियस, देखिए पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन बाद में है, सबसे बड़ी चीज वहां की पॉपुलेशन करीब 95% हिंदू है, और हमारे रिलीजियस रिलेशन है नेपाल के साथ। इंडिया से वहां पे माथा टेकने जाते हैं, नेपाल में हम लोग माथा टेकने जाते हैं। मैं खुद गया हूं पशुपतिनाथ जी के मंदिर में, मैं गया हूं वहां पे, तो दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, थोड़ा सा डिप है, डिप ठीक हो जाएगा। अच्छा, कमर चीमा साहब, आपसे मैं पूछूंगा कि जैसा मेजर साहब ने इससे पहले जिक्र किया कि हाँ, हमारी ताकत उतनी ज्यादा नहीं है कि हम चाइना को हरा सके, पर हम अपनी जो फौजी कुव्वत है उसमें इजाफा कर रहे हैं। अब मेजर साहब जैसे जो बंदे हैं, ये खुद भी फौज में रहे हैं, इनको अपनी कैपेबिलिटीज का, अपनी फौज की ताकत का सब कुछ मालूम है, लेकिन उसके बावजूद जो ये लोग नैरेटिव देते हैं इंडिया में कि ये पाकिस्तान को कच्चा खा जाएंगे, और फिर बाद में इनकी कौम में मायूसी फैलती है चीमा साहब, इसलिए कि वही आखिर में ये कबूतर पकड़ लेते हैं बस एक। तो ये इसकी क्या वजह, इस पे आप जरा चीमा साहब, इसलिए जिस तरह मेजर साहब आपको अक्सर कहते होते हैं कि थोड़ा जहर उगली है नहीं, देखें, वो जो मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूं तो मैं थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर से बात करता हूं, अगर मुझे मौका मिले तो। अगर मौका ना मिले तो फिर वो जो है ना, वो जहर उगलना पड़ता है उस वक्त। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर ये सिंपल सी बात है जी। इंडियन आर्मी का मैंने पहले बताया 60-65 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है। अब उसमें से चले, उसको मैं करूं भी, बात करूं भी उसके ऊपर, उसमें से तकरीबन 50 to 56% जो है वो आर्मी ले जाती है, और तकरीबन बाकी कुछ एयरफोर्स को जाता है, वो 15% नेवी को जाता है। तो इनकी अगर देखा जाए तो आर्मी बहुत बड़ा चंक इनका खा जाती है। अब उसमें अगर देखा जाए कि इनके एक लॉ मेकर है, उनका नाम है गौरव गोगोई, जो कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस के मेंबर हैं। उन्होंने एक दफा कहा था कि इंडियन आर्मी के पास सिर्फ 10 दिन का जो है ना एमिनेशन है, और तकरीबन जो 68% जो आर्मी का इक्विपमेंट है वो इतना पुराना है कि वो लड़ भी नहीं सकते। अब ये वो आर्मी है जो पिछले 10 साल से, जिन्होंने 100 के करीब अरब डॉलर के करीब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। आपको याद होगा कि जब ये बहुत ज्यादा चल रहा था जी, कि ये कहते थे जी कि मुंबई पे हमले हो गए या उधर हमला हो गया, हमारी पार्लियामेंट पे हमला हो गया, तो इन्होंने बेसिकली एक, जब 2002 में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ तो इन्होंने एक फोर्स बनाने का सोचा जिसका नाम रखा जी इंटीग्रेटेड ग्रुप्स, जिसको ये अपनी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का नाम भी देते थे। बाद में उन्होंने कहा हम वो कर नहीं रहे, चला नहीं रहे, और ये अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग ये जो है वो रहेगी और हम कुछ करेंगे नहीं, इस तरह का इनका प्लान। मैंने इसको बड़ा डिटेल में तब पढ़ा था 2010 में। तो अब ये देखना ये है कि इनकी, ये देखिए पाकिस्तान की कैपेबिलिटी बड़ी क्लियर है। हम जो इनकी जो ट्रेडिशनल वॉर है, जिसे आप बोलते हैं कन्वेंशनल वॉर है, उसमें हम इनसे थोड़े कम है, ये बात हकीकत है। तो यही वजह है कि हमारी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, हम जो मिलिट्री हमारा जो है, उसमें यह है कि जो न्यूक्लियर, उसको हम फर्स्ट यूज के लिए कहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जंग को रोकें। हमें पता है कि इंडियन मिलिट्री जो है वो ऑफेंसिव उनको रखना चाहते हैं, लेकिन जो बात होगी ना, एक जो टेक्टिकल लेवल पे बात होगी, तो उसमें वो एक और पोजीशन है स्ट्रेटेजिक लेवल से, कि न्यूक्लियर का फर्स्ट यूज जो हमारी कोई ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है। ये एक बेसिकली उस वक्त जनरल कुतबाई होते थे, उन्होंने एक दफा बात की थी एक इटालियन जनरल से जो चल पड़ी। तो हम ये समझते हैं कि हम जो न्यूक्लियर वेपन का फर्स्ट यूज है वो बेसिकली एज ए डिटरेंस इस्तेमाल करेंगे ताकि जंग ना हो। लेकिन क्योंकि इंडिया ये समझता है कि हम कश्मीर में जो कर रहे हैं, ये जो मिलिट्री पाइलअप कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, ये वो हमारे इस खिलाफ उनके काम आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान समझता है कि अगर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हम नहीं भी इस्तेमाल करते तो हमें टेक्टिकल लेवल पे चले जाना चाहिए ताकि हम मजीद इंडिया को रोक सकें, क्योंकि हम वॉर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर, हम नहीं लड़ना चाहते। लेकिन अगर इंडिया हम पे जंग मुसल्लत कर देगा तो फिर जो हमारे पास अवेलेबल टूल्स हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको मेजर गौरव गोगोई साहब है, उनका मैंने बताया कि ये इतना मिलिट्री बिल्डअप करने के बावजूद, इतना आर्मी पे पैसा लगाने के बावजूद भी इनकी कंडीशन इतनी है कि 10 दिन एमुनेशन है।
और 68% फौज के पास तो असले पुराना है। और अभी तो इन्होंने राफेल ली है, चलो अच्छी बात है। हमने JF-17 थंडर बनाया, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके कमर्शियल पर्पस के लिए रखा हुआ है। तो जो हमारी मिलिट्री में मॉडर्नाइजेशन होती है, मॉडर्नाइजेशन हम एक कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं ताकि उसको बेचे भी। ये क्या करते हैं कि इनकी मिलिट्री कुछ ऐसे बाद एक नई डॉक्ट्रिन ले आती है, उस पे फौज में रहती है। ठीक ठीक। चीमा साहब की आर्मी एक नई है। जी चीमा साहब, आवाज आ रही? जी, थोड़ी सी ऑडियो आपकी फ्रीज हो गई थी। मैं आपने काफी सारे नुक्ते उठाए। बिफोर रीजनल हम पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मैं मेजर साहब से पूछना शुरू करूंगा। मेजर साहब, एक तो कमर चीमा साहब ने ये कहा है कि आपके यहाँ जो है ना, हर वो जो मिलिट्री पॉलिसी है उसमें कोई तसलसल नहीं है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन के भी इशू हैं। अभी आप लोग ने राफेल खरीदे और माशाल्लाह हमने देखा उनकी हिफाजत के लिए मिर्चें और नींबू भी आप लोग साथ लेके गए थे, और उम्मीद है कि वो खैर खैरियत से पहुंच गए होंगे। तो अगर इसी तरह के हालात रहे तो आप क्या समझते हैं कि मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन हो सकेगी, या आप ये कहते हैं कि चीमा साहब का जो थीसिस है, जो इनका आर्ग्यूमेंट है, वो गलत है और इंडिया की जो मिलिट्री, जिस तरह आपने पहले भी एक्सप्लेन किया, कि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है? जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो चीमा साहब ने बोला ना, मैं जरा एक कॉन्टेक्स्ट, चीमा साहब ने जो बातें बोली हैं वो गलत बातें नहीं बोली इन्होंने, लेकिन इनका मैं कॉन्टेक्स्ट फ्रेम कर दूं कि जो खासतौर से जो पाकिस्तानी ऑडियंस सुन रही है वो समझ ले। देखिए साहब, दो चीजें हैं। पहली बात, नींबू मिर्ची जैसे क्या होता है हमारे यहाँ, जिसको कहते हैं ना वार्ड ऑफ द इविल आई, आपने सुना होगा, ठीक है, बुरी नजर। आप पाकिस्तान में आप लोग जैसे ताबीज बांधते हैं ना, या आपके यहाँ कुरान खानी होती है, या कुछ ऐसी चीज होती है, कोई नया घर होता है, तो हर एक मजहब में अपना अपना ये है कि जैसे इस्लाम में अलग है, हिंदुइज्म में अलग है। तो जब मैं भी अपने लिए गाड़ी खरीद के लाया था तो गाड़ी के टायर के नीचे मैंने नींबू रखा था और मैंने गाड़ी चलाई थी। तो ये रिवाज होते हैं, ठीक है। पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये रिवाज ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म जो है ये मोनोलिथिक फेथ नहीं है। ये रिवाज आपको 500 किलोमीटर नीचे जाके साउथ की तरफ आप 1000 किलोमीटर चले जाएं, उनका रिवाज कुछ और होगा। तो हमारी कोई एक किताब या एक मजहब नहीं है, हम लोग वैरायटी बहुत है हिंदुइज्म में, पहली चीज। दूसरी चीज जो कमर चीमा साहब ने बोली ना, ये गोगोई, गौरव गोगोई जिसका हवाला दे रहे थे, 10 दिन का नहीं, हम लोग WWR बोलते हैं, कमर चीमा साहब समझते होंगे, और अगर कोई पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर भी देख रहा होगा वो भी समझता होगा। वॉर वेस्टेज रिजर्व्स हैं आपके, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एमुनिशन होती है आपकी। तो हम लोग 40 डेज का चाहते हैं, 19 डेज का था हमारा, 26, 27, ये सब ओपन है, डिक्लेयर्ड। तो मैं कोई ऐसी, मेरे पास ऐसी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे ही आप लोग समझते हैं मैं रॉका एजेंट हूं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। तो ये बढ़ रहा है। जो जहां तक चीमा साहब ने ये बात बोली ना कि आप लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए फिर भी नहीं हो पाया, देखिए हमारे जो, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं इशू क्या है। हमारे जो मोदी जी ने एक बात बोली, ठीक है, कि ठीक है, अगर लोग तुम्हारे ऊपर हंसते भी हैं, अगर लोग तुम्हारी बात को नहीं मानते, तुम ख्वाब देखते रहो और उस ख्वाब की तामीर के लिए तुम काम करते रहो। मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूं। चीमा साहब कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है। हमारे एस्पिरेशंस ग्लोबल हैं। इंडिया के जो एस्पिरेशंस हैं तो सिर्फ चाइना को काउंटर करना नहीं, हमारे एस्पिरेशंस ग्लोबल हैं। क्यों हैं ग्लोबल, मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप मॉडर्न एरा को मत देखें, आप 5, 6, 7 हजार साल पहले जाएं। हमारा इतिहास, हमारी तारीख, हमारी हिस्ट्री ऐसे रही है जहां पे इंडियन ट्रेडर्स यूज्ड टू गो थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया भर में जाते थे। दुनिया भर में दबदबा था। जो बुद्धिज्म है, एक दुनिया का बहुत बड़ा रिलीजन है, जापान में प्रैक्टिस होता है, चाइना में भी अब शुरू हो गया है, जबकि वो नहीं मानते भगवान को या खुदा को, नहीं मानते वो लोग। ये सब इंडिया से गया है। जैनिज्म इंडिया से गया है, सिखिज्म इंडिया से गया है, हिंदुइज्म इंडिया से गया है। तो एक कल्चरल हब हुआ करता था, एक लर्निंग का हब हुआ करता था। जो यूनिवर्सिटीज थी आपकी बड़ी बड़ी इंडिया में, वहां पे लोग कई मुल्कों से आते थे। मैं 1000 साल के पहले की बात कर रहा हूं। तो कहने की बात यह है कि वी हैव गॉट ग्लोबल एस्पिरेशंस।